आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की? आर्मी ही क्यों? हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। सीने में गोली लगी उसकी। तेरा खाली है, कोई दिल विल कुछ है नहीं, तेरे गोली यहाँ से लगी यहाँ से निकल गई, तू जिंदा कैसे है? 21 पैरा में आने के बाद आपका जो पहला ऑपरेशन, प्लीज शेयर करना चाहेंगे अपना पहला ऑपरेशन? 97 में हम लोग असम में, एक जगह है धुबरी के पास में, छपर एक जगह है, बोगईगांव डिस्ट्रिक्ट। उल्फा एक्टिव था काफी, सिविल बस को हायर कर लिया था, उसमें वो 4-5 लोग थे। AK-47 लेके लड़का एक बैठा हुआ था, एक खड़ा हुआ था, तो आपस में दोनों की नजर मिली, उसने स्माइल किया, लड़कों को बोला ब्लडी स्टैंड एंड फायर। क्या किसी ऑपरेशन में आपको कभी ऐसा लगा कि फंस गए हैं एंड अब कुछ नहीं हो सकता है? मैप के ऊपर पूरी प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है और फिर आप पिन पॉइंट करते हो। ऐसे बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं कि एक टेररिस्ट को कैसे पहचाना जाए? अभी तो मेरे को भी देखोगे तो मैं भी टेररिस्ट लग सकता हूँ। एंड मरून बैरे में जो वो ग्लास ब्रेक वाला जो है, कांच को चबा के बिल्कुल उसको लिक्विड करके और आ जाते हैं पेट में। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी वाला, पॉलिटिशियंस डिनाई कर देते कि हुआ ही नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी जो मोस्टली होती हैं। that we are heading into very serious trouble in Kashmir. जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे हुई हैं तो वो इतनी हाईलाइट क्यों नहीं हुई? जैसे पाकिस्तान से जो जैसे है कि वो लोग हथियार पे डिपेंडेंट होते हैं या एवरीथिंग इज ओनली as we say, नाम नमक निशान। This is my नाम, this is my नमक, and this badge is my निशान। Sacrifice. If you're a Fauji, then you live by chance, love by choice, and kill by profession. जय हिंद। आज हमारे साथ हैं इंडियन आर्मी के सबसे खतरनाक वॉरियर ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल और VSM। He is one of the most decorated special forces officer ever. 21 Para SF के जानबाज। Brace yourselves for the ultimate story of victory or Vigati. Welcome Brigadier Shekhawat. वेलकम ब्रिगेडियर शेखावत, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ मेरे घर में। थैंक यू, थैंक यू। आफ्टर रिटायरमेंट कैसी चल रही है आपकी लाइफ? आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। जी जी। रनिंग, राइडिंग, स्काई डाइविंग, नथिंग कुड बी बेटर। आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे स्काई डाइविंग, मुझे हॉर्स राइडिंग और मुझे ये सब करना है? हाँ, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया ही अपने पैशन को फॉलो करने के लिए है, और बाकी तो पहले से था ही जी। घोड़े तो लेगेसी का पार्ट है, वो पहले से ही थे, और बाकी गांव था ही। कितने घोड़े हैं आपके पास? अभी 7 है जी। एंड कैसे उनकी देखभाल वगैरह कैसे करते हैं आप सब? देखभाल अभी जैसे आप फार्म हाउस पे चलेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे खेत हैं, चारा वहीं हो जाता है, घास उगी है तो अपने आप ही पल जाते हैं, और बाकी केयर टेकर्स हैं वो देखभाल करते हैं। तो एक इकोसिस्टम है जिसमें गाय हैं, भैंसें हैं, बाकी जानवर हैं, तो घोड़े भी वही हैं। तो उस तरीके से इकोसिस्टम जैसे गांव का होता है वैसे उसमें पल जाते हैं। जी। एंड ये स्काई डाइविंग का, क्योंकि मैं आपकी रील्स काफी देखती रहती हूँ, काफी इंस्टा पे आता रहता है, तो इस स्काई डाइविंग का कैसे मतलब स्टार्ट? स्काई डाइविंग आर्मी से। जी। आर्मी जब मैंने ज्वाइन की थी तो पहले मैं 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री में गया था, और उसके बाद में मैंने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की 21 पैरा SF, और उसमें हर एक को पैराट्रूपर को जंप करना पड़ता है, और यूनिट में रहते हुए ही मैंने फिर मिलिट्री फ्री फॉल कहते हैं उसको, वो स्काई डाइविंग ही उसका बेस होता है। वहाँ से ऑपरेशंस के लिए हमने ट्रेनिंग ली थी, और फाइनली वो काम ही शौक में बदल गया, या शौक ही काम था, वैसे वर्सा। तो उस कारण से मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। अभी एक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है, तो मेरे को एक्शन में रहना है, फिट रहना है, तो फिर मैं चेंज करके इधर आ गया। तो जैसे सिविलियंस आते हैं आपके पास तो ऑब्वियसली उनको डर लगता होगा, तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है सिविलियंस के साथ? हाँ, मतलब सबको
आजकल ये काफ़ी बढ़ गया है एडवेंचर। हर एक व्यक्ति अनुभव करना चाहता है जी। एडवेंचर। और तो लोग बाग आते हैं जिन्होंने पैरासेलिंग की हुई है, पैराग्लाइडिंग की हुई है, बंजी जंपिंग की हुई है। तो स्काई डाइविंग जो अल्टीमेट एडवेंचर कहलाता है, स्काई डाइविंग की अल्टीमेट, उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। तो वो करने के लिए उसी सीक्वेंस में लोग करने के लिए आते हैं। और डर भी लगता है, एंग्जाइटी होती है, क्योंकि एक अच्छे खासे चलते हुए एयरक्राफ्ट में से आप जंप करोगे, ये बहुत ही अजीब बात है। और किसी दूसरे के साथ में जंप करोगे, उससे अटैच होकर जंप करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उतना ट्रस्ट होना, उतना विश्वास डेवलप करना और फिर जंप एक्चुअल में करना, ये एक बड़ी बात है। लेकिन लोग अपने डर पे काबू करते हैं और सबका अनुभव अच्छा रहता है। हम लोगों के करीब 13,000 जंप हैं और 5,000 घंटे की फ्लाइंग है स्काई हाई इंडिया में। तो अभी तक सब सेफ, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि जैसे आप मुझे भी कह रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि आप भी करो, मुझे इस हाइट से काफी डर लगता है। क्या कभी कोई ऐसा मेरे जैसा आपके पास कभी कोई आया है जिसको बहुत डर लगा हो और आपको बहुत मुश्किल से उसको वहां तक लेकर जाना हुआ बहुत हो? लोग आते हैं, बहुत जी। लोग आते हैं। और कई लोग आते हैं कि हमें तो नहीं करना है। जैसे परिवार आया पूरा, तो उसमें 2 लोग कर रहे हैं और एक बार मेरे को तो हाइट से बहुत लगता है, तो उनको हम कन्विंस करते हैं कि डरना किस लिए। और फिर मेरी माताजी जब 80 साल की हुई थी तो उन्होंने जंप किया। इनके वर्टिगो था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, L4 L5 S1, हाथ में फ्रैक्चर, और 80 साल की जब हुई तो मैं इनको लेकर टैंडम जंप कराया। तो जब वो कर सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो जब वो मैं दिखाता हूँ रील, तो फिर वो तैयार हो जाते हैं, फिर जंप करते हैं। जी। आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की? आर्मी ही क्यों? आर्मी फैमिली ट्रेडिशन। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो फौज में था। और ये दौलत सिंह की ढाणी गांव है, ये हमारे गांव से बहुत परिवारों से फौज में थे। तो वर्ल्ड वार 1 में भी इस गांव से लड़े हैं, वर्ल्ड वार 2 में भी काफ़ी लोग इस गांव से थे। फिर 1962 की लड़ाई, 71 की लड़ाई। तो एक तरीके से फौजी परंपरा का गांव है ढाणी दौलत सिंह। तो बस वही हमने सब देखा और उसी कारण से मैंने फौज ज्वाइन करी। पिताजी ने नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनके एक पाँव दूसरे पाँव से छोटा है। वो बचपन के अंदर बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी उनको लेग में। तो बट उनका जो सेना के इतिहास के बारे में जानकारी है वो मेरे से बहुत कहीं ज़्यादा है। तो यही सब गांव की जो परंपरा है उसको देखते हुए, और हमने यही देखा, तो फौजी दिमाग में थी, फौज यह थी। तो फौज ज्वाइन करी और अब स्काई डाइविंग कर रहे हैं और बाकी टाइम जो मिलता है मैं गाँव में होता हूँ। जी। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था आर्मी की तरफ? बचपन से ही, और कुछ नहीं सोचा कभी भी। कभी कुछ और मन में नहीं आया? कोई मन में नहीं आया। ओके। तो जब आपका एसएसबी आया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? एसएसबी पहले तो एनडीए का ट्राई किया था मैंने, तो 2 बार तो रिटन में फेल हो गए, पास ही नहीं हुए। इतना मतलब पढ़ने लिखने में ऐसे ही था, एवरेज था मैं। जी। और फिर ग्रेजुएशन करी, तो ग्रेजुएशन में भी एवरेज स्टूडेंट, मतलब कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करी। बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, उसी में ज़्यादा समय बिताया। और पहली बार रिटर्न में नहीं हुआ, झटका लगा। फिर मैं पढ़ना शुरू किया, काफ़ी 17-18 घंटे पढ़ता था। दूसरी दिन रिटर्न में हुआ तो एसएसबी में नहीं हुआ, तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा एसएसबी वगैरह में। फिर कोचिंग वगैरह ली, गाइडेंस ली। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं ब्रिगेडियर गजेंद्र निगम, उनके पास गया, उन्होंने कोचिंग दी, उन्होंने सिखाया। उस वक्त वो मेजर थे। तो ऐसे सहयोग से और गाइडेंस से फिर थर्ड टाइम में मेरी एसएसबी क्लियर हुई। अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब उसमें हम लोग शायद 35 के करीब कैंडिडेट्स थे, 35 थे शायद। उसमें से हम 3 लोग सेलेक्ट हुए। बेंगलोर में मेरी 17 एसएसबी बेंगलोर से मैं क्वालिफाई हुआ था।
आप बताएंगे कैसे होता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैंने तो सुना हुआ है हस्बैंड से, बट फिर भी ऑडियंस जानना चाहेगी। एसएसबी में आप रिटर्न क्लियर करते हैं, हमारे टाइम में रिटर्न होता था, उसके बाद स्क्रीनिंग नहीं होती थी। जी। जिसने रिटर्न क्लियर कर लिया हर एक की एसएसबी होती थी, तो हम एसएसबी में गए, वहाँ पे फिर वो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको पूरा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना होता है, आप क्या हैं, आपके आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपका परिवार क्या है, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो आप एक तरीके से अपना एक बायोडाटा और एक अपना इंट्रोडक्शन देते हो। उसके बाद में एक होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपको कई 60 70 60 के करीब वर्ड्स देते हैं, उसके आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सो उस पर आप सेंटेंसेस बनाते हैं और किस तरह, तो और फिर आपको पिक्चर देते हैं, कोई भी आपको एक तस्वीर दिखा दी कि एक एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसमें फटाक से उस पर आप एक कहानी बनाएं। ऐसे करके 14 या 15 कहानियाँ बनानी होती हैं। और तो इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और उसके तो ये तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। और फिर जीटीओ टास्किंग होती है। उसमें आप एक ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको लेक्चरेट देना होता है, आपको एक टॉपिक देंगे, तुरंत एक्सट्रोवर्ट बोलना होता है कि आप बोले आज से ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ भी आपको दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर दे दिया, या भारत बांग्लादेश रिलेशन दे दिए, इकोनॉमिक कंडीशन दे दी, तो कुछ भी आपके 4 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें एक सेलेक्ट करके और फटाक से बोलो। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, सोचा और आपको बोलना है। और फिर ग्रुप टास्किंग होती है, तो उसमें आपको कोई भी ऑब्स्टिकल दे देंगे कि आपको पूरे ग्रुप को लेके वहाँ जाना है, तो पूरा ग्रुप उसमें डिस्कशन करेगा, उसको कैसे उस समस्या पे पार पाएंगे। एक जो फिजिकल समस्या सामने है, तो उसमें देखा जाता है कि कौन लीडरशिप ले रहा है, किसका प्लान चल रहा है, कौन टीम को इकट्ठा कर रहा है, कौन टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और कैसे उस समस्या पे पार पाई जा रही है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, पैसेंजर होते हैं, कुछ लोग होते हैं दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं दिमाग लगाते हैं और टीम को भी साथ लेके चलते हैं और कन्विंस करते हैं कि ऐसे करोगे तो ठीक होगा। और तो वो चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी सामने ले लेते हैं, मतलब उसमें आ जाती हैं। वो सामने वो जीटीओ सिर्फ बैठ के देखता रहता है और एक डाल देगा समस्या, और आप पूरा ग्रुप उस पर लगा हुआ, वो अपने पॉइंट नोट कर रहा है कि कौन किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और फाइनली आपका बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होता है, उनका इंटरव्यू होता है, वो कर्नल साहब होता है, उनका इंटरव्यू होता है। तो आपसे जो आपने पूरा किया उस पर वो सवाल पूछते हैं और आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या है, वो सब पूछा जाता है। तो ये करीब 5 दिन का एसएसबी होता है। उसके बाद में जब क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप मेडिकल के लिए जाते हो, तो पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, और सब कुछ क्लियर होने के बाद में फिर आपकी एक मेरिट बनती है, और मेरिट में आप आते हैं तो फिर आप एकेडमी में जाते हैं। ब्रिगेडियर शेखावत, मैं जैसे ऑडियंस, जैसे यंग ऑडियंस है जो तैयारी वगैरह कर रही है, मोस्टली सबसे ज्यादा ये जो एसएसबी के जो 5 डेज होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ रह जाते हैं, कौन से उसमें टेस्ट में रह जाते हैं? नहीं, रहता कोई नहीं है, एक लाइन है, आपको वो लाइन क्रॉस करनी है। एसएसबी आपको फेल नहीं कर रही, आप ही अपने आप को फेल कर रहे हो। आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, आपको एक टॉपिक दिया बोलने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको बोल नहीं पाओगे, तो और बोलोगे मैं फेल हो गया, नहीं, आप बोल नहीं पाए। आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन आप उसको सुचारू रूप से अपने दिमाग में पॉइंट वाइज आपने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और उसको आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो वो एक कमी है। एक लीडर जो है वो अपने थॉट्स को व्यवस्थित करके सामने वाले को बताए और कन्विंस करे, वो लीडरशिप है। तो अगर वो आप कर पाते हो तो आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो, वो आप नहीं कर पाते हो, आप नीचे रह जाते हो। तो एसएसबी फेल नहीं करती कि एसएसबी में रिजेक्ट कर दिया, एसएसबी रिजेक्ट नहीं करती है, आप ही सेलेक्ट करते हो अपने आप को, आप ही रिजेक्ट करते हो। आपको लाइन दी हुई, आपको क्रॉस करना है, करो क्रॉस, काबिलियत डेवलप करो। एंड आपने क्या क्या आर्म्स दी थी, क्या क्या चॉइस दी थी आपने? मैंने मेरे ग्राउंडफादर की यूनिट थी गोरखा राइफल्स, वो दी थी, गढ़वाल राइफल्स दी थी, और तो यही चॉइस दी थी। मेरे को 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री मिली, और उसके बाद जब 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री में गया मैं, तो फिर 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री कन्वर्ट हो रही थी स्पेशल फोर्सेज में, तो मैं स्पेशल फोर्सेज में चला गया। मेरे समय में पैरा की वैकेंसीज बहुत कम थी, तो मैंने ऑप्ट ही नहीं किया था, और मैं कोई ऐसा मेरिट में हाई भी नहीं था, मैं बहुत ही कहीं 148वां 150वां नंबर था मेरा तो यही था, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक, मतलब वेरी वेरी एवरेज।
जैसे पैरा की हम ट्रेनिंग या जब भी सुनते हैं, प्रोबेशन पीरियड सुनते हैं, तो हेल्विक बहुत चर्चा की जाती है हेल्विक के बारे में। वो आप थोड़ा सा बताएंगे? ये हेल्विक कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर से आया हुआ है एक्चुअली में। हेल्विक ऐसा कुछ प्रोफेशन में नहीं बताया कि तुम्हारा हेल्विक चलने वाला है। प्रोफेशन में आपको कुछ नहीं बताते हैं, आप पहुंचे और आपका, हमारे पास सब कुछ होता है। जैसे मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मेरी एक ट्रेनिंग टीम है, तो हमारे पास सब पूरा एक व्यवस्थित 3 महीना प्लस 3 महीना, 3 महीने प्रोफेशन चलता है, 3 महीने ट्रेड एंड बेसिक स्किल कोर्स चलता है, करीब 6 महीने का। ये एक नया जवान जब आता है तो कुछ 6 महीने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं ऑपरेशन में डालने से पहले। तो वो पूरा का पूरा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, लेकिन वो प्रोफेशन वाले को नहीं बताया जाता। मुझे नहीं पता है कि सिस्टम क्या है, और मैं जब शुरू होता हूँ तो बिल्ड करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अब छुट्टी कमीशन हुआ है, छुट्टी काट के आया है, तो फिजिकली किया नहीं किया, आपकी बॉडी ट्यून है नहीं ट्यून है। जवान जो आते हैं वो सेंटर से आते हैं, नए लड़के, अब वो उतना प्रेशर लेने के लिए ट्यून है नहीं ट्यून है, तो उसको एक ग्रेजुअल तरीके से बिल्ड करते हैं। पहले 10-15 दिन बहुत ग्रेजुअल चलता है, फिजिकल कैपेबिलिटी बिल्ड की जाती है ताकि आदमी टूटे नहीं, क्योंकि आगे जाके बहुत स्ट्रेस डालेंगे। और जब एक बार वो पहले के 2 से 3 वीक बीत जाते हैं, उसके बाद में फिर वो स्ट्रेस डालना शुरू करते हैं, और फिर उसका लेवल बढ़ता जाता है। करीब 7-8 दिन या 10 दिन इतना लेवल हो जाता है कि आपको सोने नहीं देते, तो उसको लोग हेल वीक बोलते हैं। और वो ऐसे बताया नहीं जाता कि तुम हेल वीक में जाओगे, नहीं, वो प्रोफेशन में कुछ नहीं बताते हैं। तो ये फिर वो उसको हेल वीक का नाम दे दिया है, और बाहर से जो ये SAS वगैरह के हेल वीक, तो एक्चुअली में ये एक वेरी वेरी सिस्टमेटिक प्रोफेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। प्रोफेशनल को नहीं मालूम होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जब आप जैसे 10 दिन आपको सोने नहीं दे रहे, आपको ये नहीं मालूम है कि मेरे साथ अगले घंटे में या अगले मिनट में मुझे क्या टास्क मिलने वाला है। आपको अभी चलो रात को 2 बजे उठा दिया कि चलो अभी दौड़ने के लिए आपकी PT का टेस्ट है, तो आप दौड़ रहे हो 2.4 किलोमीटर करके आगे, अभी उसके बाद में ओके तैयार, नेक्स्ट BPT टेस्ट है, उसके बाद चलो अब तो खत्म हो जाएगा कि नहीं, अभी आपको 20 किलोमीटर स्पीड मार्च पे जाना है, या नेविगेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। लेकिन वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा सेट है, वो इसको नहीं मालूम, तो ये एकदम से हिल जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी तो खत्म होगा। हाँ हाँ, वो फिर क्या होता है कि वो लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसके बाद दिमाग इम्यून हो जाता है। कुछ लोग टूट जाते हैं कि ये क्या मतलब है, सोने नहीं दे रहे, खाना नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं देते हैं, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलता है। देखते हैं, मतलब वो डॉक्टर वगैरह पूरा मॉनिटर करते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग को ऐसा कर देंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कई लोग टूट जाते हैं उसमें। खाना नहीं दिया, 3 दिन तक खाना नहीं दिया, अब 3 दिन खाना ना खाओ और आपको रगड़ा लग रहा है बेभाव का, और कि आप अभी प्रिजनर वॉर बन गए। उसके बाद अभी एक्सरसाइज सबको जो आपका पूरा चेक करते हैं, पूरा आपको पूरे सारे कपड़े उतार देते हैं और पूरा चेक करते हैं कि उनको पैसा वैसा नहीं छुपा ले। तो उसके बाद में छोड़ देते हैं जंगल में कि अभी जाओ 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर नेविगेशन करते हुए आप रिपोर्ट करोगे। अब उसमें दौड़, और उसको आपको 24 आवर्स का टाइम है, खत्म करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, नहीं करोगे तो फेल। अब उसमें भाग रहे हैं और खाना भी नहीं खाया हुआ है, तो लेकिन करते हैं लोग और सर्वाइव करते हैं। पूरे छेले मेरे जैसे जो ये हुआ था, हमारा जो एस्केप एंड एवेजन की जो एक्सरसाइज हुई थी, उसमें एक एक पाँव में 16-16 छाले थे, पूरे पाँव कट गए, अंदर से थाइज कट गई, बिकॉज बरसात हो गई और भाग रहे हैं, और रगड़ खा के थाइज में छाले हो गए। उसके बाद हमने सबने कपड़े उतार दिए पूरे, ऊपर से पटका बांधा, और पटका बांध के दौड़ रहे हैं क्योंकि कपड़े से फ्रिक्शन हो रहा है। और फिर जब बेस के नज़दीक पहुंचे से फिर बाद में कपड़े पहने, वहाँ पहुंचे बिल्कुल निढाल, फटे हुए, बिल्कुल पाँवों में से खून निकल रहा है। और जैसे पहुंचे तो सोचा होगा कि अभी हमें हलवा मिलेगा, चाय मिलेगी। वहाँ जाते ही विजिल बजी, 2.4 किलोमीटर का टेस्ट, रेडी गो। हमने सोचा कि इतना चल के आए, अब तो कोई रेस्ट देगा, हमें बड़ा स्वागत होगा। कोई स्वागत नहीं, उधर डंडा 2.4 किलोमीटर को। तो ऐसे था, लेकिन 2.4 किलोमीटर के बाद में फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, फिर खत्म हो गया। तो ये है कि एक आदमी की रेजिलियंस चेक की जाती है कि आप टूटते हो या नहीं टूटते। और जो निकल गए, जो नहीं टूटे वो सेलेक्ट हैं, जो टूट गए वो रिजेक्ट हैं। आप ही ने अपने आप को सेलेक्ट किया, आप ही ने अपने आप को रिजेक्ट किया। प्रोविजन वही है, आप प्रोविजन में सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं होते, यूनिट नहीं करती, आप ही करते हो खुद। तो ये एक ब्यूटी है प्रोविजन की। सेम ही SSB सिस्टम है। एंड मरून बैरे में जो वो ग्लास ब्रेक वाला जो है, वो कई यूनिट्स में होता है और कई में नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं किया। पर वो क्या है, कांच खा जाते हैं, कांच को तोड़ा और खा गए, चिबा के, कबा बिल्कुल कांच को चबा के बिल्कुल उसको लिक्विड करके और खा जाते हैं पेट में, कुछ नहीं होता। हाँ, बिकॉज डिफेंसिव मैकेनिज्म इज सच कि वो
आपका सब ठीक हो जाता है, वो वापस निकल जाता है। सिविलियंस बिलीव नहीं करते हैं ये हाँ, चीज, नहीं खाते। क्योंकि मैंने शेयर किया कि ये होता है, हाँ, खाते होता है। हैं, बट दे डोंट बिलीव। कई यूनिट्स में होता है कि आपको पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद ग्लास तोड़ा और खा गए। कई यूनिट में ये होता है कि भाई प्रोविजन के बाद में आपने प्रोविजन क्लियर किया तो आपको कस्टमरी तौर पे लिकर दी जाती है पीने के लिए, तो आप वो लेकर पीते हो, फिर ग्लास तोड़ के खा जाते हो, और खा के उसका बिल्कुल उसको भी पानी बना के और अंदर निकल जाते हो। तो ये कस्टम हो, और किसी को कुछ नहीं होता। सब सही है कि इतना आदमी हार्ड हो जाता है कि सब सही रहता है। तो 21 पैरा में आने के बाद आपका जो पहला ऑपरेशन, ऑब्वियसली पहला तो सबको याद रहता है, तो आप भी शेयर करना चाहेंगे अपना पहला ऑपरेशन? हाँ, वो 97 में हुआ। मैं 95 में मैंने प्रोविजन क्लियर किया, उसके बाद में 96 में मैंने ये पैरा बेसिक कोर्स वगैरह किए। 97 में हम लोग असम में थे, असम में थे, तो मैं वहाँ पे ऑफिशिएटिंग टीम कमांडर की ड्यूटी कर रहा था। एक जगह है धुबरी के पास में, छपर एक जगह है बगोईगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उल्फा का काफ़ी उस वक्त प्रभाव था, उल्फा एक्टिव था काफ़ी। तो हमारे टीम कमांडर थे दीपेंद्र सिंह सेंगर, वो छुट्टी पे थे, वो आ रहे थे, और हमारे 2IC साहब थे, वो आ रहे थे ट्रेन से। तो मैं तो उनको लेने जा रहा था कि आज आ रहे हैं। तो वो लोग स्टेशन पे उतरे, और स्टेशन पे ही जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उन्होंने उनको अपने ऑफिस में ले गए कि सर आप आइए, और ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन थी कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो एक गांव में है, और अभी है इसी वक्त, क्योंकि उस गांव से कोई इन्फॉर्मर आया हुआ था। इन्होंने मेरे को कि भाई तू आ रहा है, मैंने कहा सर आ रहा हूँ मैं, कि तू फटाफट पहुंच जा, यहाँ मिल, हम अब इधर बगोईगांव मत आना, यहाँ मिल इस जगह पे रोड पे, और सीधे हमें ऑपरेशन के लिए चलना है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे, तो वहीं पे रोड पे खड़े खड़े ब्रीफिंग हुई कि ये गाँव है, ये लड़का है। उन्होंने ऑलरेडी एक सिविल बस को हायर कर लिया था, उसमें वो 4-5 लोग थे, फिर बाकी मेरे लड़के हो गए। और ये जो हमारे 2IC साहब थे और मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर, ये सिविल ड्रेस में थे, जीन्स टी-शर्ट में थे। मैंने हथियार दे दिए उनको, हथियार ले लिए। तो ये जो पार्टी थी, ये सिविल बस के अंदर गांव के लिए रवाना हो गई। उसको बताया, जो जिसने हमें बताया था कि यहाँ पे है, मेरे को पता है कहाँ है, तो उसको बोला कि भाई तू घर से करीब 500-700 मीटर पहले बस को रोक देना। अब वो सिविल गाड़ियाँ वहाँ चलती थी, तो कोई शक नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, वो घबरा गया, और वो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और वो एकदम से रोको 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 रोको, बस रोकी। तो उसे पूछा हाँ भाई कहाँ है, ये रहा। तो वो घर के बिल्कुल सामने रोक दी ले जाके, और वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, AK-47 वगैरह सब लेके बैठे हुए हैं, और उनकी आपस में कुछ बात चल रही है, कोई शायद वेपन क्लीनिंग भी कर रहा था, कुछ लोग तैयार होकर बैठे थे। तो मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर उतरे नीचे, तो आमने सामने, मतलब इतना जैसे ये बैठा हुआ है, जैसे 5 मीटर के ऊपर, 4-5 मीटर पर नीचे उतरे। बस से नीचे उतरते वो एक AK-47 लेके लड़का जो था, वो एक बैठा हुआ था और एक खड़ा हुआ था। तो आपस में दोनों की नज़र मिली, उसने स्माइल किया, क्योंकि ये सिविल ड्रेस में थे, उनको लगा कि हमारा ही कोई बंदा है, कोई दूसरे ग्रुप का है। एंड इन्होंने सीधा फायर कर दिया, उधर से दूसरे ने फायर कर दिया, तो मतलब एकदम से फायर खुला। तो इन्होंने, उनको दोनों की लगी गोली, मेजर सेंगर की लगी, पेट में लगी गोली, पीछे से निकल गई, नीचे गिर गए। और तब तक उधर से मेरे को फायर की आवाज़ आई, तो मैं भागा वहाँ से। मैं उतर ही रहा था, मैं करीब 500 मीटर पे था। तो मैंने दौड़ना शुरू किया, तो ये जो ग्रुप था, ये निकल के इसने दौड़ना शुरू किया पूरा। मेरे सामने दिखे, मेरे को यूनिफॉर्म में भाग रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे लगा वो ये है उल्फा। तो फिर खड़े होके पहले तो मैंने भागते भागते गोली चलाई, तो गोली मेरे बिल्कुल सामने डस्ट उठी, तो मुझे लगा कि मेरी रेंज जो है वो 100 मीटर पे ही लगी। जनरली हम 100 मीटर पे रखते हैं। फिर मैंने रेंज इंक्रीज करी 200 मीटर, फिर खड़ा हुआ, लड़कों को बोला ब्लडी स्टैंड एंड फायर, सिंगल शॉट। और फिर मैंने फायर किया, तो एक गिरा, बाकी वो निकल गए। तब तक रेडियो सेट पे आ गए, मेजर सेंगर को लग गई है गोली, और एक और था, उसकी भी लग गई है, पाँव कट गया है। तो फिर हम डाइवर्ट हो गए, फिर हमने उनको उठाया जाके, वहाँ पे और भी घायल थे लोग आपस में, क्योंकि फायर खुला तो कुछ सिविल को लोगों को भी गोलियां लग गई। तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर सबको एवेक्यूएट किया, मेजर सेंगर को एवेक्यूएट किया, जिनको गोली लगी थी उनको एवेक्यूएट किया, और 5 लोग जो थे उनके उल्फा के, वो न्यूट्रलाइज हुए उस ऑपरेशन के अंदर। तो ये था फर्स्ट एक्सपीरियंस, अच्छा था। एक्साइटेड थे आप? नहीं, एक्साइटेड तो कुछ नहीं। जब शुरू हो जाती है फायर फाइट, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। मतलब देन यू आर वेरी कोल्ड, योर फोकस इज बैक साइड का यू अपर्चर एंड फोर साइड का टिप, एंड यू आर फायरिंग, सो देयर इज नो एक्साइटमेंट। यू हैव टू बी काम। इफ यू आर एक्साइटेड देन यू कांट हिट। तो जब हम दौड़ रहे थे तब थोड़ा एक्साइटमेंट था कि भागो कहाँ है फायर। लेकिन जब द मोमेंट यू हैव द टारगेट इन साइट, देन यू हैव टू बी काम।
You have to get your breathing under control. You have to, your rifle cannot do this. It has to be still. और आपकी sight picture, sight alignment, and जब when you are firing, the focus has to be on the foresight का tip. You are not even on target. Target ले लिया, उसके बाद में आपका पूरा focus यहाँ पे है. होना चाहिए. Target धुंधला हो जाता है. Sight picture ली, sight alignment पे है, उसके बाद में you are firing on sight alignment, not on sight picture. You are firing on the foresight का tip, target धुंधला है. तो इतना focus होता है. And then you press the trigger. If you are pressing एक्साइटमेंट में you'll never hit the target. तो वो ट्रेनिंग होती है. एंड सोर्स जो होते हैं इन पे कितना बिलीव करते हैं? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोर्स ने झूठ बोला हो या सोर्स ही झूठा निकल गया हो? ऐसा नहीं होता. जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि सोर्स भी देश के लिए काम कर रहा है और हमने हमेशा बिलीव किया और हमें कभी धोखा नहीं हुआ. नहीं मिला ये बात अलग है कि हाँ सर यहाँ है पर निकल जाएगा. इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे लोग थे, लेकिन जब हम पहुंचे तब नहीं थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन सही थी. तो नहीं मिला ऐसा होगा, लेकिन मेरे साथ तभी कैसे डबल क्रॉस नहीं हुआ. जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में काफी सर्व किया हुआ है, तो वहां पे जंगल जैसे बहुत ज्यादा और लैंग्वेज बैरियर भी है, तो वहां पे क्या चैलेंजेस ज्यादा आते हैं? वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं. हमारे साथ में जो यूनिट है, हमारी यूनिट 21 पैरा से, उसमें 65% वहीं के लोग हैं. तो हमें कभी लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं हुआ. हमेशा हम अगर अरुणाचल में हैं तो हमारे पास में अरुणाचल के लड़के हैं, हम अगर मणिपुर में हैं तो हमारे पास में मणिपुर के लड़के हैं, नागालैंड में तो हमारे पास में नागा लड़के हैं, तो मेघालय के हमारे पास में लड़के हैं, तो पूरा सिक्किम के लड़के हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट है 21 पैरासिस में. तो लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आया. दूसरा जो वहाँ के चैलेंजेस हैं, जंगल हैं, घने जंगल हैं, और अभी भी रोड्स ट्रैक्स नहीं है. तो जब हमें ऑपरेशंस के लिए जाना होता है तो हमें 3-3 दिन 3-3 रात चलना होता है, और फिर आप कहीं पहुंचते हो जहाँ पे जंगल में कैंप होता है, फिर आप उसको हिट करते हो, फिर आप बाहर निकलते हो. तो करीब 7-8 दिन का सेल्फ कंटेंट ऑपरेशन होता है. सब कुछ पीठ पे है. तो 7-8 दिन जंगल में रहना, कई बार तो 12-12 दिन चला गया, 12 दिन 15 दिन, 12 से 15 दिन हम लोग सेल्फ कंटेंट रहे. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेघालय में ऑपरेशन हुए कि ऑपरेशन खिंच गया लंबा, तो सब राशन भी ख़त्म हो गए. फिर हमने जंगली शकरकंदी, जंगली जो अरबी होती है, वो निकाल के खाई. अरबी पता लगा हाथी खाते हैं वो, तो हाथी वो खोदता है, देखा हाथी क्या खा रहा है, तो हाथी अरबी खोदता है. वहीं के लोगों ने बताया कि हाथी अरबी खोदता है. देखा हाथी अरबी खोद रहा है, तो वो अरबी हमने पकड़ी और फिर हमने उसको बॉईल करके नमक डाल के खाया. मछली पकड़ के खाई क्योंकि राशन खत्म हो गए. तो बट ऑपरेशन नहीं छोड़ा. कितना सबसे ज्यादा लेंथी ऑपरेशन आपका? 15 दिन. 15 दिन. 15 दिन सेल्फ कंटेंट. और आपने इसमें कितना प्लान किया था कि कब तक हो जाएगा? हमने प्लान किया था 4 दिन. 4 दिन सोच के गए थे. हाँ, 4 दिन सोच के गए थे, 15 दिन निकल गया वो. जब ऐसे, क्योंकि ये तो डबल ट्रिपल एक्सटेंड हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं फिर ज्यादा? जैसे अभी आपने आर्मी इसका बताया, बट इन केस अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ और हो जाए, तो इवोकेशन हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस से हमारा हमेशा कम्युनिकेशन होता है. ओके. बेस से हमारा हमेशा कम्युनिकेशन होता है. अब बेस से कुछ भी मंगाना एक अपने आप में, क्योंकि हम खुद ही वहां पे 5 दिन चल के पहुंचे हैं, तो और हेलीकॉप्टर से आपने कुछ ड्रॉप किया तो सरप्राइज लॉस्ट है. लेकिन जैसे ही कैजुअलिटी हुई तुरंत हेलीकॉप्टर आ जाता है, क्योंकि तब तो सरप्राइज लॉस ही है, क्योंकि फायर फाइट हो गई. एंड नाउ और फायर फाइट हो गई, या किसी को वैसे चोट लग गई, ऑपरेशन वैसे भी चोट लग जाती है, गिर गए, नाले में गिर गए, टांग टूट गई, आईडी से फट गया, आईडी फट गई, मतलब एक्सप्लोजिव डिवाइस फट गई, टांग उड़ गई, तो तुरंत हेलीकॉप्टर आ जाता है. आपने कॉल किया, ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन होता है हमारे पास में, HX सेट होते हैं, तो वो करीब 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक भी बात हो जाती है, तो तुरंत आ जाता है सपोर्ट. विद इन मिनट्स सपोर्ट इज देयर. जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी वाला, तो उसमें जैसे पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं हुआ था, ये फेक है, तो इन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पॉलिटिशियंस डिनाई कर देते कि हुआ ही नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी जो मोस्टली होती हैं. गलत है, वो गलत है. आप आर्मी के ऑपरेशन जो होते हैं वो देखिए, आर्मी हमेशा ऑपरेट करती है ऑर्डर के ऊपर. जब सेना को हुक्म दे दिया गया तो सेना वो काम करेगी, और सेना वो काम करती है. और उस पर इस तरीके का कमेंट इसका ये ठीक नहीं है, मतलब वो गलत है. उड़ी का ऑपरेशन हुआ, उससे पहले भी मेरी यूनिट ने सर्जिकल स्ट्राइक करी पार जाके, वो हुई, तो हुआ है, ये तो हुआ है, ये तो गलत बात है. जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे हुई हैं, तो वो इतनी हाईलाइट क्यों नहीं हुई? अब ये गवर्नमेंट के डिसीजन है. पहले जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसे होगा. पहले चुपचाप होके काम हो जाता था, पर हाईलाइट होना भी जरूरी है, क्योंकि
सेना क्या कर रही है वो पता तो लगे, देश पता को। तो चले, यस। अब देश में अवेयरनेस बढ़ी है तो तो सेना को लाइक किया जा रहा है, सेना को और प्यार मिल रहा है, और आने की लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कि भाई हमें भी ऐसा करना है। और दूसरा है कि मैसेज चारों तरफ जाता है कि भाई थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी, अगर आप करोगे तो आप भरोगे भरोगे, तो वो एक मैसेज जाना जरूरी है। क्या किसी ऑपरेशन में आपको कभी ऐसा लगा कि फंस गए हैं एंड अब कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी ओवरवेलमिंग सिचुएशन नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं लगा कि हम फंस गए हैं, और चली मतलब सुबह से लेकर शाम तक चला, लेकिन हमारा डोमिनेंस रहा, हमारा डोमिनेंस। जब हम लोग जाते हैं तो इतना फुल प्रूफ जाते हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ नहीं सकती कि हम फंस गए। जैसे एक सिचुएशन, मेरे एक अफसर है टीजे सिंह, उसका एक वो छोटी सी टुकड़ी लेके गया, अंदर घुस गया, तो फायर फाइट हुई, उसके गोली लगी छाती में, सीने में गोली लगी उसके, ठीक है, अभी भी वो जिंदा है ब्रिगेडियर बन गया। तो हम उसको बोलते हैं, मजा करते हैं कि तेरा खाली है, कोई दिल विल कुछ है नहीं, तेरे गोली यहाँ से लगी यहाँ से निकल गई, तू जिंदा कैसे है, ठीक है। तो वो घायल हो गया, और 5-6 लोग ही थे, और एक बड़े ग्रुप ने घेर लिया। इनकी फायर फाइट चल रही थी, लेकिन खबर आ गई पीछे, और पीछे से चारों तरफ से पहुंच गए लोग तुरंत, मतलब। तो ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, पर उस ओवरवेलमिंग सिचुएशन को डील करने के लिए हमें ट्रेनिंग मिलती है, हटता नहीं है कोई पीछे। टीजे सिंह की गोली लगी, लेकिन लड़ रहा है वो, मतलब इट वाज ए स्क्रैप, आई डिडंट पियर्स, ऑफ कोर्स अगर पियर्स करेगी तो आदमी खत्म ही होगा। हम तो जोक करते हैं कि तेरे निकली है, वैसे अंदर से घुस के निकली है, लेकिन अंदर से वाइटल्स टच नहीं किए। तो बट तुरंत चारों तरफ से पहुंच गई जन, पहुंच गई। तो ऐसे सिचुएशन होती हैं, कई बार होती हैं, कई बार रिवर्सेस भी होते हैं, ये टुकड़ियों के साथ में रिवर्सेस भी हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आर्मी ओवरवेलम करती है अल्टीमेटली। जैसे हम देखते हैं, इसमें देखते हैं नॉर्थ की तरफ देखते हैं, तो मोस्टली जो टेररिस्ट हैं वो हथियारों से लड़ाई जैसे होती है। बट जैसे अगर मैं अपनी मेमोरी उसमें बताऊं, तो जैसे टैंगो चार्ली मूवी आई थी बहुत पहले बॉबी देओल की, तो उसमें दिखाया था कि एक तो उनके बहुत ही बेरहमी उसमें दिखाई हुई है, और हथियार जैसे AK-47 ये बहुत कम यूज हुए हैं। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट या उस साइड, जब भी थोड़ा सा एक इमेजिन भी वैसे करते हैं, तो देखते हैं कि उनके कराटे या उन सब में बहुत माहिर होते हैं। तो क्या हमारी इंडियन आर्मी अनआर्म्ड कॉम्बैट पे काम कर रही है, या सिर्फ हम हथियारों पर ही चलते हैं? मतलब जो यूनिट की स्पेशल फोर्सेस में जो यूनिट का रूटीन है, जैसे मेरी यूनिट में जो रूटीन है, और जब मैं था तो हम 2 घंटे की हमारी पीटी होती है, उसमें से 1 घंटे अनआर्म्ड कॉम्बैट ही होता है, मिक्स मार्शल आर्ट। अनआर्म्ड कॉम्बैट आपस में स्पारिंग होती है, तो पूरे लड़कों के मुंह फूटे रहते हैं। सीओ मेरे मुंह फूटा रहता था, पिटते रहते थे, कभी इधर आंख काली हो रखी है, कभी होंठ सूजा हुआ है, कभी नाक से खून आ रहा है। तो वो होता है, वो हर एक यूनिट, स्पेशल फोर्सेज यूनिट की ट्रेनिंग का पार्ट है। और अब तो सभी यूनिट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है अनआर्म्ड कॉम्बैट, सभी यूनिट के लिए पीटी के रूटीन में डाल दिया गया है। तो स्पेशल फोर्सेज ज़्यादा करती हैं, बाकी यूनिट आधे घंटे का करेंगी, लेकिन करती हैं सब यूनिट करती हैं। क्योंकि हम जैसे सोचते थे, ऑब्वियसली जैसे मैं हस्बैंड के साथ मूवी देखने जाती थी, तो जैसे वो हॉलीडे मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो मैं उनको कह रही थी कि क्या तुम भी ऐसे संभाल सकते हो, मतलब अगर लीव पे आए हुए हो और इनकेस अगर कुछ हो जाता है, हथियार नहीं है, तो संभाल लोगे, ऐसा कुछ हो सकता है? वो उतना ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन मतलब आगे वाला अगर अनट्रेंड है तो पिटेगा। हाँ, अनट्रेंड आदमी नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर कोई ट्रेंड ही है, अगला वाला भी ट्रेंड है, और एक मॉब है, तो मॉब से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर फाइनली इट इज़ वेट, बट फौजी हटेगा नहीं पीछे। हाँ, इतनी ट्रेनिंग है उसको, इतनी ट्रेनिंग है, हर एक को है। जैसे पाकिस्तान से जो टेररिज्म जैसे है, तो मैं वो सवाल एक बार थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि वो लोग ज्यादा मतलब हथियारों पे डिपेंडेंट होते हैं, या जैसे नॉर्थ ईस्ट आपने सर्व किया है वहां ज्यादा होते हैं? नहीं, हथियारों पे ही होते हैं, मतलब आजकल तो एवरीथिंग इज वेपन्स ओनली। आईडीज हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, आईडी लगाना, जैसे JNK वगैरह में जब मैं था तो आईडी का बहुत ज़्यादा आईडीज लगाते थे, गाड़ियों को उड़ाना, उस तरीके से करना, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट मेथड, क्योंकि फौज की गाड़ी तो चलनी ही चलनी, और रोड पे आईडी लगा दी, आईडी उड़ गई। उसका भी फिर काउंटर देखा गया, वो रिमोट कंट्रोल आईडी होती थी। तो फौज के एक इक्विपमेंट होता है, आरसी इक्विपमेंट होता है, वो क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी हॉपिंग चलती है, तो आरसी रिमोट कंट्रोल आईडी एक फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो जैसे ही उस फ्रिक्वेंसी वो दबाई जाती है, तो मैकेनिज्म ट्रिगर होता है और आईडी फटती है। तो ये जो इक्विपमेंट है, ये फ्रिक्वेंसी हॉपिंग करता है, वो
जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा वो आईडी ब्लास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से काउंटर ढूंढे गए। बाकी मेन तो हथियारों से ही है सब कुछ, मतलब ऐसा कोई बिना हथियार के लड़ने नहीं आता है। एंड नॉर्थ ईस्ट में जैसे इंटेलिजेंस मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे करते थे ये? नहीं है, पूरा सबका नेटवर्क होता है, बिना इंटेलिजेंस के नहीं होता काम। इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, और आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, यूनिट का सबसे मिलाप रहता है, और एक ग्रिड बनी होती है। तो और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आई उसको इंटेलिजेंस में बदला जाता है। ये इंफॉर्मेशन 3-4 जगह से इंफॉर्मेशन आई, उसको कोलैबोरेट किया, उसको एनालाइज किया, फिर उसको एनालिसिस करके उसको इंटेलिजेंस में बदला जाता है कि ये अभी है कहाँ। ये भी इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन ए है, बी है, सी है, डी है, 4-5 सोर्सेज इंफॉर्मेशन एक ही चीज़ की आ रही है। फिर आप मैप के ऊपर पूरी प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है, और फिर आप पिन पॉइंट करते हो। ऐसे बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं। तो अगर हम टेररिस्ट की बात करें तो कैसे पहचानते हो? क्योंकि एक बेसिक सवाल है, एज मतलब मैं आपसे एक आर्मी वाइफ नहीं, एक सिविलियन के तौर पे पूछ रही हूँ कि एक टेररिस्ट को कैसे पहचाना जाए? हथियार के साथ में अगर कोई व्यक्ति है तो पहचाना जाएगा। आर्मी की यूनिट जो डायरेक्ट अगर कॉम्बैट अगर में है, हथियार नहीं है, हाँ, कई तो बार वो नहीं है। हथियार हाइड कर लेते हैं। हाँ, अब तो जैसे कोई मैं नहीं, कश्मीर गई थी तो हाँ। ऑब्वियसली मुझे मतलब उनकी आंखें एंड जो उनके फीचर्स हैं वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट भी मैं 3 साल रह के आई हूँ, तो वहां पे भी सब सिमिलर ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए अभी तो मेरे को भी देखोगे तो मैं भी टेररिस्ट लग सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो जी। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और कुछ जो भटक गए हैं और जिनको अभी ये लग गया कि दे आर टेररिस्ट, अनटिल अनलेस दे आर विद वेपन्स दे आर नॉट। हथियार के साथ में होंगे तब ही एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही है पहचान। जैसे हम जंगल में भी गए तो, और कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं जेएनके की बात बताता हूँ, तो हम मेरे जोंगे के नीचे आईडी फट गई, हमारा जोंगा उठ गया, गिरे, और लड़के घायल बुरी तरीके से, और मेरे कान बिल्कुल बच गए, और वोमिटिंग की फीलिंग, वो पूरी धूल वूल छंटी, और नीचे हम तो सब, मैं तो नीचे उतर गया, बाकी लड़के तो गिर गए, इतना उठा ऊपर वो, और नीचे गड्ढा 6-7 फुट का गड्ढा, इतना ज़्यादा गड्ढा था। मैं दाने बाएं मैं देख रहा हूँ, लड़कों को देख रहा हूँ, तो सडनली मेरे को एक आदमी दिखाई दिया, उसके हाथ में रेडियो सेट था। अब मुझे पता है कि इसने फाड़ी है। वो थोड़ा दूर, मेरे 100 मीटर दूर पे था, ऐसे ऐसे देख रहा था और धीरे 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 चल रहा था। अब मैंने बोला मैं इसको मार देता हूँ, इसने फाड़ी है। वो धीरे धीरे ऐसे देखते देखते तो भागने लगा। मैं कहा नहीं, इसके पास हथियार नहीं है। फिर मैंने दोबारा एम लिया, मैं कहा मैं इसको मार देता हूँ, इसके पास हथियार नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो आर्मी का ये है, मतलब हथियार होगा तो ही हम मार सकते हैं। मारेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ये इंडियन आर्मी का प्रिंसिपल है। तो क्या उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब वो भाग गया, और इन्वेस्टिगेट? मेरे तो लड़के घायल थे, कुछ नहीं कर सकते, निकल गए। कई बहुत हुए हैं इंसिडेंट, बहुत इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमने फायर नहीं खोला, डाउट हुआ, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि गलत फायर भी खुल गया, हथियार दिखा, फायर खुल गया, पता लगा। जैसे एक इंसिडेंट अभी नागालैंड में हुआ था, उसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी, तो फायर खुल गया, नुकसान हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है। म्यांमार में आपने कोई ऑपरेशन किया है, आप कोई बताना चाहेंगे कोई एक्सपीरियंस अपना? बॉर्डर के ऊपर होते रहते हैं। हमने कैंप डिस्ट्रॉय किया था, टेररिस्ट कैंप। वो 3-4 दिन हम लोग चल के गए, पूरी रात हमने कैंप को घेरा। इन्फॉर्मेशन ये थी कि दिन में आ जाते हैं और रात में वापस म्यांमार की तरफ चले जाते हैं। जो गांव था वो इंडिया में ही था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे तो कई ऐसी है कि घर हैं जिसमें आधा घर म्यांमार में, आधा घर इंडिया में। वहाँ पे कैसे हैं? ऐसा भी सिचुएशन है, तो आप करोगे गूगल, आपको पता लगेगा। तो ये बिल्कुल, मतलब इट वाज जस्ट कि ये लाइन है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है। तो वो रात के समय उधर चले जाते थे कि कहीं इंडियन आर्मी की रेड ना हो जाए, और दिन के समय इधर आ जाते थे। तो हमने पूरे गांव को घेरा, और वो गांव पूरा खाली गांव था, सिर्फ इन्हीं लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा था। और मचान पे चढ़ के ऑब्जर्वेशन किया तो हमें पता लगा कि 15 लोग हैं यहाँ पे, हथियारों के साथ में हैं। और एक दिन पूरी हमने सर्वेलेंस करी। फिर एक चौथी रात को हमने उस गांव को घेरा, और सुबह ये लोग आने लगे, तो हमने आने दिया अंदर। हम लोग बैठे हुए हैं, सब घात लगा के बैठे हुए हैं, हमारे सामने से निकल रहे हैं।
15-15 मीटर से निकल के जा रहे हैं, पर हमने वो इकट्ठे अंदर होने दिए। और उसके बाद में जब बिल्कुल दिन हो गया, सुबह के 6:30 बजे, जब बिल्कुल क्लियर टारगेट हमें दिखाई दिया कि हाँ अभी टारगेट क्लियर है एक, तब हमने फायर शुरू किया। और एक या दो आदमी वो क्लियर दिखाई दिए, उन पर फायर शुरू हुआ, बाकी जो थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और उधर से फायर शुरू हुआ। तो करीब करीब 3.5-4 घंटे ये फायर फाइट चली और टारगेट न्यूट्रलाइज किया हमने। काफ़ी उनका नुकसान हुआ, हमारा टचवुड कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर वही 3-4 दिन चल के वापस आए, तो करीब 7-8 दिन का वो ऑपरेशन था। तो इस तरीके के ऐसे होते रहे ऑपरेशन, कई हुए हैं ऐसे। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पैंगोंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पैंगोंग लेक का, पैंगोंग लेक पे आप भागते हुए, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था आपका? वो पहली बार ये जो है ऐसी रेस ऑर्गेनाइज हुई थी, फ्रोजन लेक मैराथन, हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो पैंगोंग लेक 14,000 से ऊपर है, 14,000 फीट से ऊपर है, और सर्दियों में टेम्परेचर -28 से -38 के बीच में रहता है। तो पूरी जो लेक है वो बिल्कुल जम जाती है, उस पर ट्रक चला सकते हो आप, इतना ज़्यादा वो है। तो हम लोग मैंने कहा कि तो वो पहली बार ये गिनीज बुक में शामिल हुआ है, ये जो फर्स्ट पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन है। तो वो मेरे ही इलाके में है, मतलब मेरा जो यहाँ पे हेडक्वार्टर था, बेस था, उससे बिल्कुल 30 किलोमीटर्स पे ये पैंगोंग सो लेक है। तो मैंने दौड़ना ही है ये तो। और हमने आर्मी जो है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जब होते हैं, ऐसी चीज़ों को, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, तो आर्मी हेल्प करती है। तो मेरी ब्रिगेड बीइंग देयर, हमने उनकी हेल्प भी करी। और मैं प्रैक्टिस के लिए, हम लोग दौड़ रहे थे, तो प्रैक्टिस के लिए दौड़ते थे, तो जनरली क्या करते हैं, किनारे की तरफ से दौड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बीच में चल के दौड़ते हैं। तो बीच में हम उस दिन 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे प्रैक्टिस के लिए। तो हमने 5 किलोमीटर ख़त्म किए और उसके बाद में वापस आ रहे थे। तो मैं बीच में चला गया और कहीं पे वो जो था एक क्रैक था, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, और मेरा पाँव पड़ा, वो टूटा, मैं अंदर चला गया पानी के, और बिल्कुल छोटा सा होल हुआ, और वो लाइक पानी में समझ लो आप crevasse, तो पाँव पड़ा, टूट गया, और मैं अंदर। और ऊपर वो तो पूरा फिर आगे हाँ एकदम से ही जमता है वो। तो मैं अंदर गया, और अंदर जाते ही मैं वापस बाहर आया, बाहर आके, और जो इतना सा होल था, सिर निकला बाहर, अंदर एकदम घुप अंधेरा, मतलब क्योंकि चारों तरफ तो आइस है, पर एज लक वुड हैव इट कि मैं दाने में हुआ नहीं। मैंने जैसे ही सर गया, मैंने ऊपर देखा छेद वहीं पे, मतलब ऊपर मेरे को लाइट दिखाई दे रही है, सीधा पुश किया लेग से, और सिर बाहर निकला। मेरा बडी था पीछे, मेरा अफसर था विनीत, लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत, उसने पकड़ लिया मेरे को, मेरा सिर यहाँ से कॉलर पकड़ा और खींचा बाहर, मेरा हाथ लगाया, मैं बाहर आया। बाहर आते ही पूरा जम गया सफ़ेद, क्योंकि -28 टेम्परेचर था। यस। अब उसके बाद में जो रोड थी वो काफ़ी दूर थी, हम लोग सेंटर में आ गए थे। तो अब इसमें सिचुएशन होती है कि हाइपोथर्मिया सेट इन हो जाता है। तो मैंने कहा भाग लो बस। तो उसके बाद में बस मैंने वैसे ही दौड़ना, बाहर निकला और दौड़ना शुरू किया। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो आते वक्त मेरी स्पीड बन रही थी 1 किलोमीटर तय कर रहे थे हम लोग 6 मिनट 10 सेकंड में, और जाते वक्त जो मैंने स्पीड लगाई वो 5 मिनट 35 सेकंड में 1 किलोमीटर तय किया, जो इतनी तेज हुई वो जो 4 किलोमीटर दौड़े। और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा क्योंकि हाँ, बॉडी मतलब हीट हो रही पता नहीं कि अगर स्लो हुए तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। Yes. तो भागो, लगाया जोर, तो 4 किलोमीटर दौड़े, और पूरा बाहर से पूरा सफ़ेद था, और ख़त्म किया। और जाके फिर वहाँ पे एक बेस पे, वहाँ पे पूरा हमारा आर्मी का कैंप था, वहाँ फटाफट चेंज किया, कपड़े वपड़े उतारे और गर्म कपड़े पहने, गर्म चाय पी, सब ठीक। यस। आपका माउंट एवरेस्ट का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप? माउंट एवरेस्ट मैंने 2001, 2003, 2005 में चढ़ी है। तो 2001 में मैं कैप्टन था, और उसमें स्पेशल फोर्सेस से कैप्टन साहब, तो मैं काफ़ी जोश के साथ में शेरपाओं से बराबरी करता था। शेरपा एक कम्युनिटी होती है, उसके बिना कोई एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उनके साथ में मैं कदम से कदम मिला के चढ़ना, कि ये भी इनसे कम नहीं हुआ है, लेकिन शेरपा है, वो उसी सन ऑफ सॉइल है वो। तो मेरे को हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, URTI हो गया, 104 बुखार, 105 बुखार। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि तो नहीं चढ़ सकता अभी। रॉयल नेपाल आर्मी उस वक्त राजा का राज था नेपाल में, किंग वीरेंद्र विक्रम शाहदेव थे उस वक्त। और तो रॉयल नेपाल आर्मी का हेलीकॉप्टर आया, मेरे को ले गए काठमांडू हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ड्रिप चढ़ गई, स्टेरॉइड लगे, और डॉक्टर ने बोला कि भाई आप एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकते, आप मतलब यू कैनॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी नाउ। एवरेज तो छोड़ दो, मतलब दौड़ना वोड़ना भी नहीं है करीब 1 महीने, बिकॉज सीरियस सेटबैक। आपको 104 इतना है, आप 3 दिन तक 104 बुखार
ब्लड प्रेशर बहुत लो एंड गम्स में से भी खून आने लग गया था। तो आई वॉज टोल्ड कि वहीं हॉस्पिटल में रखने का प्लान था उनका। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं जब बुखार उतरा 3 दिन बाद तो मैंने कहा कि मैं वापस चला जाता हूँ, कि नहीं नहीं आप हॉस्पिटल में रहो, आपकी कंडीशन बहुत वीक है। मैंने कहा मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे काठमांडू में रहूँगा भारतीय गोरखा सैनिक निवास में, और हमारा जो एक्सपीडिशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो देखूंगा। तो वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, नेपाल आर्मी के सीनियर थे, भले आदमी, उन्होंने मान ली मेरी बात, मैं झूठ बोला, ठीक है हाँ। और मैं आ गया, काठमांडू आया, सीधा गया एयरपोर्ट लुकला, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी लुकला, लुकला से वहाँ मैंने फ़ोन वगैरह कर दिए थे, और लुकला से 5 दिन ट्रैक करता हुआ बेस कैंप पहुँच गया। लीडर थे हमारे कर्नल के कुमार, रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, कि तू चढ़ लेगा? मैंने कहा चढ़ लूँगा। तो देन आई हैड दिस लेसन कि डोंट बी ए गामा इन लैंड ऑफ लामा। तो फिर अपने जो मेरा पेज था उससे मैं चढ़ा, मैं समिट हुई हाँ। बट उसका कुछ जो फिजिकल सेटबैक लगा मुझे, उसका असर हुआ, क्योंकि मेरे को जब मैं वापस आया तो मैं कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर था उस वक्त, कमांडो इंस्ट्रक्टर। तो मैं फ़ोन आया घर से, मैं उठा, ब्लैकआउट हो गया एकदम, और मैं नीचे गिरा, हेड इंजरी, ब्रेन हेमरेज। फिर मैं एडमिट रहा हॉस्पिटल के अंदर, आरआर हॉस्पिटल, पहले बेलगांव में एडमिट रहा, फिर आरआर हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और 3 महीने फिर भी मैंने कर कराया कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ सही है, और किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कराया। कैटेगरी नहीं रहा, 3 महीने कैटेगरी किया मेरे को, पर ब्रेन हेमरेज इज सीवियर, आपकी परमानेंट कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। तो किसी तरीके से अपग्रेड किया अपने आप को। डॉक्टर्स सिविल में मैंने जब गया, सिविल डॉक्टर्स के पास में न्यूरो सर्जन थे, तो उन्होंने बोला कि भाई यू कैनॉट बी क्लाइंबिंग माउंटेन नाउ, इट्स अ सीरियस इंजरी, टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब, 3 जगह हेमरेज है तुम्हारे, और you can't be climbing mountains, and you cannot be in special forces at any place where there is serious mental stress, and you may have an epileptic attack because of this. उसके बाद में मैंने, दैट वाज माय थर्ड, उसके बाद मैंने 26 माउंटेन्स और चढ़ी हैं, एवरेस्ट 2 बार चढ़ी है उसके बाद में, एंड कंटिन्यूस इन ऑपरेशन एंड हाई एल्टीट्यूड ओनली। तो डॉक्टर्स आर राइट बट नॉट ऑलवेज, द विल पावर इज, जी, जो much विल important. पावर है वो हर चीज को ओवरकम कर लेती है। आप अभी एज अ वेटरन आप लाइफ जी रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली लोगों से मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है यंगस्टर्स या सिविलियंस जो हैं वो सर्विंग आर्मी में, जो सर्विंग है, उनको किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत फौज के लिए बहुत सम्मान है। क्योंकि अभी एक जैसे एक केस आया था जिसमें एक जवान है, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ, एंड जब वो पुलिस में गए, उन्होंने हाथ काट दिया था उनका गलत ऑपरेट करके, और वो जब पुलिस में गए तो पुलिस ने वो हाथ फेंक दिया। देन वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गए, एंड देन उनके कमांडिंग ऑफिसर पूरी यूनिट के साथ आए और पूरा घेराबंदी किया। तो ये ऐसे सिचुएशन चल रही है। एक बार पहले भी एक आया था जहाँ पे एक कर्नल थे, एंड ही वाज सर्विंग, वो तो सर्विंग थे। ये आई थिंक काफी फेमस न्यूज हुई थी, और उनको भी पब्लिक प्लेस में लोगों ने पीट दिया था। वो बता भी रहे थे, पुलिस वालों ने ही बल्कि उनको मारा था, तो बता भी रहे थे कि मैं सर्विंग हूँ, मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। कुछ लोगों को दिमाग में गड़बड़ है, यस, कुछ लोगों के दिमाग में गड़बड़ होती है। मैं कहूँगा कि 95% जो यूथ है, 95% जो देश के लोग हैं, वो फौज से प्यार करते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, उनको जो ये कमांडिंग अफसर ने किया सही किया, उनको डोज देनी जरूरी होती है। स्टैंड लेना डोज जरूरी। मिल जाती डोज तो मिलेगी, मिल जाती है डोज। तो बाकी मैं कहूँगा 95% लोग जो हैं वो फौज से बहुत प्यार करते हैं। और मैं देखता हूँ क्योंकि जो अभी जैसे इंस्टाग्राम पे है, तो मतलब इट्स ऑलवेज लव, इट्स ऑलवेज अफेक्शन, इट्स ऑलवेज प्रेजिंग आर्मी। बाहर भी कहीं जाते हैं तो ये मतलब अफेक्शन जो फौज के लिए है वो बहुत है, दिखता और है। तभी सेना चलती है। बिल्कुल। सेना भी तो, सेना भी तो समाज का ही हिस्सा है, समाज से ही तो सेना है, और सेना समाज का प्रोटेक्शन करता है, बिल्कुल। तो समाज से ही सेना है। समाज में हमेशा समाज कंटक तो होते ही हैं, समाज कंटक हर जगह होते हैं, तो ये समाज कंटकों का काम है। ये एक जनरल नहीं दर्शाता है। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिविलियन ऐसे कर रहा है, नहीं, कुछ समाज कंटक लोग हैं, उनको डोज मिलती है, फिर वो ठीक किया, कमांडेंट ने घेर लिया जो जाके, हाँ, करना पड़ेगा। आप कुछ यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले? मैं यही कहना चाहूँगा कि कट द क्लटर, दिमाग में उलझने मत रखो, अपना जो एम है वो क्लियर रखो। आपका एम इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसको पाने के लिए आपको बाकी किसी चीज़ का कोई ख्याल ना रहे। और अगर वो एम इतना बड़ा है और आपको बाकी किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है और आप उसके पीछे लगे हैं, तो आपको हमेशा वो सक्सेस, सफलता मिल के रहेगी।
तो ये मेरा मैसेज है। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपकी मदर को भी इनवाइट करना चाहूंगी। उन्होंने जो गौशाला का जो मुझे बता रही थी हाँ। बैक ऑफ कैमरा, तो मैं वो एक बार चाहती हूँ कि ऑडियंस तक वो बात जाए। हाँ, वो गौशाला का देख लें और एक बार गौशाला भी चल के जी तो जी, कवर हम कर उनको लेंगे। भी वहां पर भी हाँ। जाएंगे। और फादर से भी बात कर लें तो वो आपको थोड़ा सा परिवार का इतिहास के बारे में तो बता देंगे, है ना। मैं बुलाता हूँ अभी। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी से आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि गौशाला वाला जैसे आपने जो स्टार्ट किया वो बहुत मोटिवेट करने वाली एक कह सकते हैं एक कहानी है या एक जर्नी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस बात को दुनिया तक पहुंचाऊं। तो प्लीज आप बताएंगे ये कैसे स्टार्ट किया आपने, कहाँ से ये सब आपके दिमाग में आया? देखिए, मैं पहले सर्विस में थी तो यहाँ छुट्टियों में आती थी, तो रात को बहुत जोर से सर्दियों के टाइम में आवाज़ें आती जोर जोर से। हाँ, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये क्या हो रहा है, कि भाई गायें जो हैं खेतों में आती हैं, 200-250 गायें बानसूर से चल के, और ये लोग खेत वाले उसको अगले उधर की तरफ उसको धकेल देते। तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि भाई लोग बाग जिन्होंने दूध नहीं दे रही हैं गायें, उनको छोड़ दिया, निराश्रित हो गई, तो वो फिर अपना चारा खाएंगी ना। दिन में तो बैठी रहती, रात को वो पूरा दल निकलता है एक साथ, खेत के खेत साफ कर देता था। तो मैंने कहा इसके लिए गौशाला होनी चाहिए, पंचायत गौशाला बनाए। तो पंचायत में लोगों ने कहा कि दम नहीं है, कोई नहीं बनाएगा, आप बनो सरपंच। मैं कहा भाई अभी तुम सर्विस में देखेंगे। फिर रिटायर होके जब 2005 में मैं आई, तो फिर उस बात की, तो 2010 में इलेक्शन हुए थे, तो मैंने वो इलेक्शन फाइट किया, सरपंच बनी। सबसे पहला प्रस्ताव जो है ग्राम सभा बना करके और यही लिया कि भाई गौशाला खोलनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सब गांव वालों ने एक स्वर में कहा होनी चाहिए। तो ठीक है, कहाँ होनी चाहिए? तो हमने कहा कि भाई हम वो जो अतिक्रमण हो रहा है गांव के पास ही, उस भूमि पर करें, गोचर जमीन है। गांव वालों ने कहा कि हाँ होनी चाहिए, इस पे करें। तो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास हुआ, ग्राम सभा से, फिर हमने वहाँ गौशाला का वो किया, फिर कलेक्टर को आवेदन किया, करा, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। फिर 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से अब तक हमने ये जो है। तो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे भैंसे वगैरह होते हैं या उन पे भी काफी कुछ तेजाब वगैरह कुछ डाल देते थे। हाँ, वो तो मने करते, अभी भी करते हैं लोग बाग, अभी भी। मतलब हमारे क्षेत्र में तो कम है वैसे जानवर, लेकिन जो इधर उधर घूमते हैं तो उनको मैं देखती हूँ कि तेजाब डला हुआ होता है, तो फिर उनको गौशाला वाले ही ले जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं। हमारी गौशाला में भी हैं ऐसे जिनका ट्रीटमेंट कराए और ठीक हो गए। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारत देश के लिए, जहाँ पे हम एक तरफ तो मांग करते हैं एक गाय को वो राष्ट्र माता बनाइए, और हाँ, गाय हमारी माँ है, ये तो हमारी पुरातन संस्कृति से चली आ रही बात, लेकिन राष्ट्र माता बनाइए। तर बनाने क्या है, वो तो आपके हृदय में है। आप वो राष्ट्र आराध्या होनी चाहिए, आपके हृदय में होनी चाहिए। चाहे गाय किसी की भी है, अगर छूटी हुई है, ऐसे ही छूटी कोई भी पशु है, तो इस तरीके से अत्याचार तो मत करो उसके ऊपर। तो गाय को आप राष्ट्र आराध्या बनाए, राष्ट्र माता बनाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र माता तो भारत माता है, ये धरती माता है। मेरा सबसे संत महात्माओं से ये कहना है कि भाई आप राष्ट्र माता की क्यों मांग कर रहे हो? माता तो एक ही होती है, वो भारत माता है, हमारी धरती माता है। तो गाय जो है, पशु है, वो राष्ट्र के लिए आराधनीय है।
आराध्या बनाइए, उसको राष्ट्र आराध्या बनाइए, तो गौ माता की जय होगी। और गाय की हर चीज जो है वो उपयोगी है। पंचगव्य कहलाता है, दूध, दही, मक्खन, माने उसका घी बनाते हैं अपन, उसका गोमूत्र, गो और उसका जो गोबर, ये पांचों चीज जो है वो औषधि हैं, दवाएं हैं। तो इसके द्वारा तो मैंने हमारा देश अगर इसके ऊपर ही वर्क करे तो हम जो है हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगी। आंटी जी, अभी कितनी गायें हैं वैसे गौशाला में? अभी हमारे यहाँ वैसे पहले तो हो गई थी 600 के करीब, अभी 570 ऐसे कुछ। बताइए। अगर कोई बीमार आती है तो आप उनका ट्रीटमेंट भी हाँ, पूरा वो वैसे उसका करवाते हैं? ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारे एक सरकारी डॉक्टर है, एक हमारा प्राइवेट भी रहता है वहाँ पे, तो उनका ट्रीटमेंट चलता है। और जो ज्यादा ही खराब स्थिति है उनको हम बाहर भिजवाते हैं फिर। जी। अगर आप लोग भी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाके जो भी आपका, जितनी आपकी श्रद्धा है, आप डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और प्लीज, गाय हमारी माँ है, लेकिन आपको पहले उनके लिए कुछ दिल से करना होगा। जहाँ कचरा खा रही हैं, कितना देखते हैं हम लोग, कचरा खा रही हैं, रोड पे ऐसे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं। हाँ, हमने एक नवाचार शुरू किया है जी। कि भाई आपके घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है, रिटायर होकर के कोई आ रहा है, मैंने अपने घर से ही शुरू किया। मेरा बेटा रिटायर होकर है, ब्रिगेडियर एस एस शेखावत ही है, तो मैंने इसकी कोई पार्टी नहीं की, गौशाला में ले गई हूँ और वहाँ पर इसने डोनेशन दिया है, गायों को चारा कराया है और अपील की है कि भाई गायों की सेवा करो। तब से ये गौशाला के लिए हमारे जो है सभी जो पॉडकास्ट वाले आते हैं सबके साथ में अपील करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा पोता वो आर्मी में लगा, अभी लेफ्टिनेंट हुआ था, तो उसका भी हमने वहीं पे ही किया। मैंने समाज के लिए ऐसा नहीं किया कि हम पार्टी दे रहे हैं, कर रहे हैं, गायों के लिए दे रहे हैं। आप अपनी पहली सैलरी इसको दोगे, तो उसने कहा दी। आपकी जैसी सोच सबकी हो तो बहुत बहुत चेंज आएगा। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी आपसे बात हो पाई, बिकॉज ब्रिगेडियर शेखावत से मैं बात कर रही थी और वो बता रहे थे कि हिस्ट्री जो है, जो हमारे जैसे फादर, ग्रैंडफादर सब आर्मी में सर्व किया है। तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे हिस्ट्री जो आप लोगों की रही है। तो हमारा ओरिजिन तो अमृतसर से है। राव शेखा जी, ही वॉज द रूलर ऑफ अमृतसर, और उनके ये जो है सीकर, खेतड़ी, ये सारा इलाका उन्हीं का था। और हिज 12th सन सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन ऑफ अमृतसर। उसके और उनके जो 12th सन थे रायमल जी, उनके 4th सन जगमाल जी, उसके हम अनसेस्टर हैं। तो ही जगमाल जी केम टू दिस एरिया फ्रॉम अमृतसर। यहाँ पे उनके 52,000 बीघा जमीन थी, 5 गांव थे। और ये गांव जो रानी दौलत सिंह है, वो इट इज नेम्ड आफ्टर माय ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडफादर दौलत सिंह। दौलत सिंह के बाद जवाहर सिंह, गुलाब सिंह, सोनाथ सिंह, मेजर प्रताप सिंह, एंड देन मी। दिस इज horse is 5th जनरेशन। और आर्मी का इजादा रहा है। रायमल जी वॉज इन खानवा, ही डाइड देयर अगेंस्ट बाबर। फिर द सिचुएशन चेंज। उसके बाद में आमेर एक्सेप्टेड द मुगल सुप्रीमेसी। लंबी हिस्ट्री है, पर हमारी इमीडिएट हिस्ट्री तो है। हमारी ग्रेट ग्रैंडफादर गुलाब सिंह जी, ही सर्व्ड इन जोधपुर लांसर्स। बक्सर रिबेलियन हुआ था चाइना के अंदर, एंड द ब्रिटिश फोर्सेस वर सेंट फ्रॉम दिस। तो जोधपुर लांसर्स वाज आल्सो वन ऑफ द यूनिट। उसके बाद माय ग्रैंडफादर, ही सर्व्ड इन अलवर स्टेट फोर्सेस, मंगल लांसर्स, कैवलरी, अलवर कैवलरी in First World War. He was taken prisoner of war also, escaped. वो भी लंबी हिस्ट्री है। फिर then my father served in infantry, Jayapaltan, Alwar State Forces. Then after the merger of the states, he fought in the Second World War in Middle East, Egypt, Alexandria, Palestine, Italy, उस एरिया के अंदर थे, मोस्टली इन मिडल ईस्ट। एंड देन I couldn't join the army because of I was unfit medically, leg fracture. Then my son, both the sons, one is half army, the younger one, he's a TA commissioned officer.
153 Dogra. Otherwise, he's professor in the university, agriculture university. और उसके बाद his elder son, he just joined 14th Garhwal Rifles. He was commissioned at OT on 7th March. So the tradition continues. एंड बिकॉज बैकग्राउंड भी सारा वैसा रहा है, और अभी जैसे ब्रिगेडियर शेखावत है, जैसे आपकी अभी आने वाली जो जनरेशन आ रही हैं वो भी इसमें हैं, तो आप मतलब ये वैसे मेरा एक थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है कि जब आप सब इकट्ठे होते हो तो बातें सिर्फ आर्मी की होती हैं? हाँ, ये बचपन से सौरभ भी आर्मी की सुन रहा था, फादर से, उनसे सबसे अंकल्स, फादर, कजन्स, तो उसी वो ऐसा मेंटल मेकअप हो गया इसका. ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बच्चा था जब से. बिकॉज एटमॉस्फेयर ऐसा रहा होगा ना कि वो कोई और ऑप्शन ही नहीं दिखाया कभी कि सिर्फ यस डिफेंस डिफेंस आर्मी आर्मी आर्मी. आर्मी में जाना था, इसका आरएस में भी हो गया था, आरएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राजस्थान, पर नया ज्वाइन आर्मी. उसमें ही डिडंट गो फॉर द इंटरव्यू, ही क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम कि आर्मी में जाना है मेरे को. आर्मी में भी 4th अटेम्प्ट में इसका हुआ और अल्टीमेटली हो गया. लिखा था, किस्मत में लिखा है. मे बी देख रहे थे, भगवान टेस्ट करके देख रहे थे कि कितना. And now he's जी. the most decorated soldier of the Indian Army. अब ये हरियाणा का हो गया वैसे तो, नारनौल का स्काई डाइविंग. जी जी, स्काई डाइविंग, यस. गए हो आप? नहीं, मैं वहां नहीं गई हूँ, मुझे काफी इंसिस्ट किया, बट मुझे हाइट से डर लगता है. स्काई डाइविंग मैंने मना कर दिया. देख तो सकते हो हाँ, देख सकते हैं. फिर वो कि मम्मी ने की है, हाँ, 80 वो- साल की. हाँ जी बता रहे थे, बट मुझे तो काफी कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे हाइट से बहुत ज्यादा एक फोबिया है मेरे अंदर. शी गॉट वर्टिगो, एक फ्रैक्चर हो गया, डिस्क प्रोलैप्स हो रखा है, पर कर लिया. हम सबने तो मना किया था, पर कर ली. सो थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू थैंक सो यू मच. फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू एंड कमिंग हियर. थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर. जय माता दी. आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा. एंड ब्रिगेडियर शेखावत, ऑब्वियसली आप सबकी रिक्वेस्ट थी, 2 साल से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज ब्रिगेडियर शेखावत. तो थोड़ी सी गर्मी में हम बहुत दूर ट्रेवल करके आए और मैंने शूट किया. और जैसे गौशाला का मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी हैं. प्लीज जो भी आपकी श्रद्धा है जरूर मदद करिए. कोई भी फंक्शन, मुझे आंटी जी की बात बहुत अच्छी लगी कि आप बर्थडे पार्टीज में इतना पैसा लगा देते हैं. थोड़ा सा अगर कुछ उसका 1 या 10% भी अगर आप यहाँ पर मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. जय माता दी.